नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो बड़ा ही अच्छा होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बैक्टीरियल के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी फसलों में समय समय पर बैक्टीरियल डिजीज आ रही है। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब हुआ कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां, जिसमें आप देख रहे हैं कि पौधे सूख जाते हैं, खड़े 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 सूख रहे हैं और पत्तियां गिराए बिना सूख रहे हैं। ये सिम्टम्स हम आज पूरा देखेंगे और बैक्टीरिया क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे और क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो सारे देखेंगे। तो बैक्टीरिया संबंधित जानकारी लेना इसलिए आपके लिए आवश्यक है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलने वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो डेफिनेटली हम हमारी फसलों को बचा लेंगे और हमारी फसल को सुरक्षित कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट बैक्टीरिया को समझना बहुत आवश्यक है। तो बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया एक जीवाणु है जो पौधों में बीमारियां करता है और बहुत तेजी से फैलता है। बहुत तेजी से फैलता है। जब भी बैक्टीरिया का खेत में इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेजी मात्रा में एक पौधे से दो, दो से 10, 10 से 50 इसका मल्टीप्लिकेशन रेशा होता है। इसका कारण क्या है? बाइनरी फ्यूजन। क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो बाइनरी फ्यूजन से होती है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से ऐसा बढ़ता जाता है और इस तरह से यह नुकसान करता है। बैक्टीरिया वैसे तो हानिकारक भी होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं लाभदायक भी होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं कि किन किन फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो बैक्टीरियल बीमारी जो आपको सबसे ज्यादा मिलती है, जड़ों में भी मिलती है और सबसे ज्यादा स्टेम पे भी मिलती है, फ्रूट पे भी मिलती है और हर जगह आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करता है। लेकिन अभी हम वर्तमान में जो देख रहे हैं ये जड़ों पर सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है और इसका जो सिम्टम है वो विल्टिंग, बैक्टीरियल विल्टिंग जैसा सिम्टम है, जिसमें पौधा मुरझाता है और मुरझाने के बाद वह धीरे धीरे मर जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो मरने लगता है। दूसरा, अगर हम लीफ में बात करें, पत्तियों में बात करें, तो पत्तियों में काले काले धब्बे बढ़ते हैं और अचानक ही बहुत सारी पत्तियां गिरने लगती है और जब पत्तियां गिरती है तो पौधा पूरा बांझ दिखता है और नीचे से ऊपर तक पूरा खुला खुला हो जाता है। तो ये है बैक्टीरियल के सिम्टम्स के अगर हम आगे की हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया फैलता कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो बैक्टीरिया के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वह कोल्ड होनी चाहिए। मॉइस्ट कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा कोल्ड है, मॉइस्ट है, अचानक ही तापमान बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में यह नुकसान करता है। पीएच की भी हम बात करते हैं तो लगभग न्यूट्रल या साइडली एसिडिक पीएच के मध्य में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ये इसके लिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो जाते हैं। दूसरा बात है कि बार बार इरिगेशन करना। इरिगेशन करने से जो बैक्टीरियल के इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल के जो ऊज होते हैं, वह एक पौधे से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से पांचवें पे पहुंच जाते हैं। इसकी हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज हमारे खेत में हुई है तो इसकी कैसे पता करें कि यह बैक्टीरिया से ही हुआ है। तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्ट्रीमिंग टेस्ट। बैक्टीरियल स्ट्रीमिंग टेस्ट बहुत ही आसान है। जो भी इन्फेक्टेड आपकी जड़ है उसको थोड़ा सा धोइए और एक 100 ml पानी लीजिए। उस 100 ml पानी में आप डालिए उसकी जड़ को, पौधे की जड़ को। जब आप पौधे की जड़ को डालेंगे तो एक नीचे नीचे व्हाइट कॉलोनी बनेगी। तो इससे हम समझ जाएंगे कि खेत में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया है। साथ ही अगर आप पत्तियों पर देखना चाहते हैं तो पत्ती को भी थोड़ा सा आप डालेंगे तो वहां पर उजिंग कैरेक्टर आपको दिखेंगे। उजिंग मतलब एक उल्टी की तरह कैरेक्टर आपको दिखेंगे, समझ जाएंगे इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरिया जनित बीमारी किन किन पौधों में आती है? तो आप अभी देख रहे हो सबसे ज्यादा आपके मिर्च में दो बीमारियां आती है। एक बीमारी है बैक्टीरियल विल्ट जिसे हम जीवाणु विल्ट कहते हैं। दूसरा जो है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट भी आता है। इसके बाद अन्य फसलें हैं जैसे सोलेनेसी कुल की आपकी फसलें, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट आपको देखने को मिलता है। फिर पोटैटो में आपको बैक्टीरियल डिसीजेस देखने को मिलती है, इरविनिया, इस तरह के आपके पेस्ट दिखते हैं। कॉटन में आपको बैक्टीरियल एंगुलर लीफ स्पॉट देखने को मिलता है। और अगर हम अन्य और बात करें, एप्पल और पियर में भी आपको बैक्टीरियल डिजीज देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें बैक्टीरिया नुकसान करता ही करता है। आगे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बैक्टीरिया का मैनेजमेंट। अभी तक तो हमने सीख लिया कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे फैलता है, बैक्टीरिया के लिए कौन कौन से सिम्टम्स हैं। आगे की हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के लिए मैनेजमेंट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देख लीजिए, मेरी नज़र में यह वायरस से भी खतरनाक होता है। मेरी नज़र में यह वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि जब ये खेत में आता नहीं है
तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही खेत में आता है, अचानक ही आपके एकड़ की एकड़ फसलें खराब हो जाती है। 1 एकड़, 2 एकड़, 100 पौधे, 1000 पौधे एक साथ नष्ट होते हैं। उसका कारण है कि इसका मल्टीप्लिकेशन रेट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना होगा। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम बात करें तो बैक्टीरिया का हमेशा ही नियंत्रण जो है वो प्रिवेंटिव है। क्यूरेटिव मैं समझता हूँ कि 70 to 60% नियंत्रण रहेगा, लेकिन प्रिवेंशन अगर हम करें, मतलब आने से ही रोक दें बैक्टीरिया को, कुछ मात्रा में आए चलता है, लेकिन अगर आने से ही रोक दें तो हमारी फसल सुरक्षित हो। तो क्या है वो प्रिवेंशन? सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में जो प्रोपोगल्स हैं पुरानी फसलों के वो खत्म हो जाए। दूसरा है कि आपको समय समय पे जो साइडोमोनास फ्लोरेसेंस है, बेसिलस जो है, ये नाम सुने होंगे आपने। समय समय पे जब आप फसल लगाते हो, फसल लगाने के 2 या 3 दिन के अंदर आप बेसिलस को देते रहिए, आप सूडोमोनास फ्लोरेसेंस को देते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में जो हानिकारक बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो इससे नष्ट हो जाएंगे। और प्रति माह आप पानी का नियंत्रण जरूर करें। पानी आवश्यकता हो तो ही दें, नहीं है तो आप बिल्कुल न दें। पौधे को थोड़ा सा स्ट्रेस कंडीशन में रहने दें। और जब कोल्ड और मॉइस्ट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस समय पौधों में हम थोड़ा सा न्यूट्रेंट को हम बढ़ा दें, पोटेशियम नाइट्रेट को हम बढ़ा दें, सिलिकॉन को हम बढ़ा दें, जिससे क्या होगा कि पौधा रेसिस्टेंसी डेवलप करेगा प्रिवेंशन में। इसके बाद प्रिवेंशन में सैनिटाइजेशन पर भी हम ध्यान दें। अगर एक पौधे में कोई, अगर मान लीजिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सैनिटाइजेशन का हम समय समय पर उपयोग करें। सैनिटाइजेशन में लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं, इस तरीके से। दूसरा है कि केमिकल मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित दवाइयाँ हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे बात करते हैं स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन। ये जो दवाई है, ये दवाई आपको आसानी से मिल जाती है। इसके साथ कॉपर का भी उपयोग आप करते हो। देखिए, स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन सल्फेट जो है 9:1 में मिलता है, और इसको सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने अभी यह गाइडेंस करी कि 2024 तक इसको बंद करने की संभावना है। ये हमने देखा है, क्योंकि जब इसका अंधाधुंध यूज होगा तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, और अगर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा तो हो सकता है कि यह जीवों पर भी ज़्यादा नुकसान करें। इसलिए आप अगर स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन या कॉपर फंजीसाइड, जैसे आपका बोर्डियाक्स मिक्सचर हो गया, या तो आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनका उपयोग सही मात्रा में करिए तो आपका प्रिवेंशन हो जाएगा और आपकी फसल में बैक्टीरियल डिजीज कम से कम आएगी, समय अनुसार आएगी, फिर भी आपके नियंत्रण में हो जाएगा। ये प्रिवेंशन पर चर्चा है। अगर हम डोज की बात करें तो देखिए, स्टेप्टोसाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है, इसका जीवों पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसकी मात्रा जो आपको लेनी है हमेशा 1 ग्राम 10 लीटर पानी में, 1 ग्राम 10 लीटर पानी में आप लीजिए। तो इस हिसाब से आप बढ़ाते रहिए। अगर आप 100 लीटर पानी है तो आप 10 ग्राम कर दीजिए, 200 लीटर पानी है तो आप 20 ग्राम कर दीजिए। 15 लीटर में 1.5 ग्राम से अधिक नहीं डालना चाहिए। और जब केमिकली आप बात करेंगे कॉपर फंजीसाइड्स की, तो कॉपर फंजीसाइड्स को भी आप समय अनुसार ही दीजिए। कम से कम 30 ग्राम मात्रा 15 लीटर टंकी में आप दे सकते हैं। ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, स्प्रे में भी दे सकते हैं। तो ये है आपका एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसके बाद एक चीज और जो मैंने पढ़ी वो है प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस कंट्रोल। बैक्टीरिया, हाँ, जैसे आप देखते होंगे कि आपको सर्दी हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आप काढ़े पीने लगते हैं बहुत सारे, और एक काढ़े होने से आपकी बैक्टीरियल डिजीज नष्ट हो जाती है। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट आजकल बाजार में देखने को मिल रहे हैं और उसका नियंत्रण भी देखने को मिले। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स अलग अलग हैं, जैसे आपका जिंजर ऑयल हो सकता है, अनियन ऑयल हो सकता है, आपका टी ऑयल हो सकता है, सिनोमोनन ऑयल हो सकता है, टर्मरिक के तेल का उपयोग किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आपका लौंग जो होता है, लौंग के जो यूजेनॉल उसमें से निकलता है, उसके भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो हैं उसका भी उपयोग किया जा रहा है। तो होल इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड जो डिसीज मैनेजमेंट है वह बैक्टीरियल के लिए हमें करना होगा। तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट का भी समय समय अनुसार हमें यूज़ करना है, समय समय पे अपने कॉम्बो बनाना है। तो ये प्रिवेंशन है। अगर आपका क्यूरेटिव मेजरमेंट करना है, मान लीजिए आपके खेत में डिजीज आई गई है, तो जहाँ पानी भराव की स्थिति है खेत में, सबसे पहले आप जल निकास कर लीजिए। पानी भराव की स्थिति है तो वहाँ पर पानी को निकालिए कैसे भी।
या तो आप अगले साल अच्छे से मैनेजमेंट करिए, ताकि पानी भरता है तो ही बीमारी ये आती है, सीधा सिंपल तरीका ये है। कम पानी हो, अधिक पानी हो, खेत में रुकेगा तो मॉइस्चर बनेगा, तो डेफिनेटली ये डिजीज आएगी आएगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं खेत में अब आ गया है तो हम क्या करें, तो भैया जब आ ही गया है तो हमें 2-3 प्रैक्टिसेस का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ट्राइकोडर्मा अच्छी कंपनी का लें और उसको खेत में डालें। दूसरा है कि कॉपर फंजीसाइड जितनी मात्रा हम मतलब एक रिकमेंडेड डोज डालें, और स्टेप्टोसाइक्लिन की मात्रा इसको हम चला दें। इसके बाद गोकृपा अमृतम आता है, उसमें 3 तरह के बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियल बीमारियों पर भी काम करता है और फसलों के अवशेषों को सड़ाने का भी काम करता है और मृदा को पोली बनाने का भी काम करता है। तो इन इतने प्योरिटी में आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि जो कमिटी ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स कमिटी, इन्होंने ये निर्णय लिया है कि स्टेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन है, यह लगातार एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट इसको देखा गया है, तो इन्होंने ये निर्णय करा है कि इसको इमीडिएटली बैन किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। और 2024 तक 1 जनवरी 2024 तक इस पर रिसर्च करके नए नए मॉलिक्यूल लाकर स्टेप्टोसाइक्लिन की बैंड होने की ऐसी आई है। ये मैंने थोड़ा सा अध्ययन में आपको बताया है। तो बैक्टीरिया के ऊपर ये शॉर्टकट वीडियो था, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, स्टेप्टोसाइक्लिन के बारे में और विल्ट के बारे में और इसके बारे में। तो देखिए कोई भी बीमारी है तो उसको प्रिवेंशन आप करिए, मज़ा आएगा। क्यूरेशियो में फिर मज़ा नहीं आता है। टाइमली एप्लीकेशन करिए, लगातार एप्लीकेशन करिए, तो आपका फसल बैक्टीरियल डिसीज से जरूर बच जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।